नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो भारत की सुरक्षा और कूटनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। यह मामला है भारत के सभी पड़ोसियों के साथ चीन की बढ़ती नजदीकी। पाकिस्तान तो खैर चीन का पक्का यार है ही, क्या नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका भी चीन के पाले में चले गए हैं। चीन इन देशों में अपने व्यावसायिक और सैन्य निवेशों के जरिए भारत को क्या नुकसान पहुंचा रहा है? क्या काठमांडू या लुम्बिनी तक चीन की ट्रेन का पहुंचना अब बस कुछ दिनों की बात है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत आखिर अकेला क्यों पड़ता जा रहा है और इसका कारण क्या है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। ये नक्शा देखिए, ये पूरे एशिया से यूरोप तक का ये नक्शा है और इसमें चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI है, उसका एक तरह से खाका पेश किया गया है। इरादा यह है कि चीन से सड़क जाती है और सड़क मार्ग से ये सीधे यूरोप, जर्मनी, पोलैंड, मॉस्को, ये सारा, यानी आपको घूमकर समंदर के रास्ते नहीं जाना है। हजारों किलोमीटर का जो रास्ता है, वो जो दूरी है, वो चीन कम करने की कोशिश कर रहा है। और इस BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में दुनिया के 150 से ज़्यादा देश शामिल हैं। $1 ट्रिलियन का निवेश कर रहे हैं। इसका मकसद है सड़कें, रेल, बंदरगाह और ऊर्जा परियोजनाएं बनाकर वैश्विक व्यापार और प्रभाव को बढ़ाना। दुनिया के लिए व्यापार का नया रास्ता खोलने वाली इस बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना में भारत शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तो जैसे लॉटरी ही लग गई है। इस BRI में ना वो सिर्फ शामिल है, बल्कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो बना रहा है चीन। ये पाकिस्तान का नक्शा है। ये ग्वादर जो अरब सागर में बंदरगाह है, वहां पर चीन से सीधे सड़क बन रही है। बलूचिस्तान में ग्वादर पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और ये इलाका जो है, ये दरअसल जो POK है यानी पाक अधिकृत कश्मीर, वहां से ये रास्ता निकल रहा है। तो जाहिर है भारत को इस पर आपत्ति है। ये चीन ने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें साफ तौर पर कह दिया कि वो पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करेगा। तो उसकी वजह है, ऑपरेशन के दौरान भी चीन की पाकिस्तान को काफ़ी मदद मिली, हर तरह की मदद मिली। तकनीक की मदद तो बहुत बड़ी मदद थी, और इसके अलावा उसके बहुत सारे जो उपग्रह भी थे, जो सैटेलाइट्स थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए काम किया। और कहा जा रहा है कि चीनी लड़ाकू जहाज़ों का भी इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल जो चीन का पूरा पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, जिसे वो कहते हैं कि लौह मित्रता है, जो दोस्ती है, लौह दोस्ती, आयरन फ्रेंडशिप, उसकी वजह दरअसल ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जहां बहुत ज़्यादा निवेश चीन कर रहा है। ये $62 अरब की जो BRI की परियोजना है, उसका ये हिस्सा है। गिलगिट बाल्टिस्तान यानी ये जो POK है, यहाँ से ये चूंकि रास्ता निकल रहा है और चीन के शिनजियांग से ये जुड़ता है, तो इस पूरे इलाके में अब पाकिस्तान को भी एक तरह से एक रास्ता मिल रहा है। और इस गलियारे की तबाही चीन कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हालांकि भारत का ये साफ कहना है कि ये गलियारा अवैध रूप से कब्जाए गए गिलगिट बाल्टिस्तान जो POK में है, वहां से गुजर रहा है, जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। पर चीन के लिए इन आपत्तियों का कोई मतलब नहीं है। और ग्वादर बंदरगाह, जैसा मैंने बताया, यहां पर भी चीन का भारी निवेश है, जिसे भविष्य में एक सैनिक ठिकाना बनाया जा सकता है। यानी भारत के लिए ये खतरा है। बहरहाल भारत की पाकिस्तान से एक पुरानी अदावत है, और जो पाकिस्तान ने दुश्मनी का एक सिलसिला शुरू किया है वो काफ़ी लंबा है। इतिहास आज़ादी के साथ ही दोनों के बीच करगिल को जोड़ ले तो 4 युद्ध हो चुके हैं। 1971 में इस दुश्मनी की वजह से पूर्वी पाकिस्तान खो भी चुका है पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन गया है। ऐसे में पाकिस्तान की ईर्ष्या, विद्वेष या जो कहिए वो समझ में आता है। पर नेपाल कुछ दिन पहले तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र,
जिसका भारत के साथ बहुत ज्यादा संबंध रहा है, सांस्कृतिक संबंध रहा है, ऐतिहासिक संबंध रहा है, वो चीन के साथ गलबहियां कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है? ये देखिए, यहां पर चीन से काठमांडू तक आपको ट्रेन का एक रास्ता दिखाई पड़ रहा होगा। कुछ समय पहले तक विश्वस्त पड़ोसी भारत का, जहां जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन वहां पर जो लोकतांत्रिक क्रांति हुई, उसके बाद जो परिवर्तन आया, तो जाहिर है रिश्ते भी बदले। भारत के तमाम हिंदुत्ववादी संगठन वहां के राजा को अपना राजा मानते थे, कहते थे पूरी दुनिया के जो हिंदू हैं उनका राजा वही है जो नेपाल का नरेश है। बहरहाल अब नेपाल चीन के साथ खड़ा है। नेपाल में जो ट्रांस हिमालयन रेल परियोजना है वो तिब्बत के सिगात्से को काठमांडू से जोड़ेगी, और काठमांडू से ये जो परियोजना है ये लुम्बिनी तक आ सकती है, जो एकदम सीमा पर है भारत के। 2027 तक इस परियोजना को पूरा हो जाना है, और 2018 में नेपाल ने चीन के साथ इस परियोजना के लिए समझौता किया था, जिसकी लागत $5.5 अरब अनुमानित है। इसके अलावा चीन ने नेपाल में सड़कों, हाइड्रो पावर और फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क में $10 अरब का निवेश किया है। यानी वो दिन दूर नहीं जब चीन के यात्री या सैनिक काठमांडू तक आसानी से पहुंच जाएंगे, और फिर लुम्बिनी तक भी। भारत की सीमा से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है काठमांडू, और लुम्बिनी तो एकदम सीमा पर है। अब भारत नेपाल के रिश्ते कैसे बिगड़े? 2015 में नेपाल के नए संविधान पर भारत के विरोध और जो नाकाबंदी थी, यानी जो सामान जाता था भारत की ओर से, यानी उस समय मोदी सरकार नई नई आई थी, उसने नाकाबंदी कर दी थी और नेपाल को आर्थिक संकट में डाल दिया था। इससे नेपाल ने चीन की ओर रुख किया। 2020 में नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें लिपू लेक, काला पानी और लिपियाधुरा को अपना क्षेत्र दिखाया, जो भारत के साथ विवाद का कारण बना। चीन ने नेपाल के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शुरू किए और सैन्य प्रशिक्षण और उपकरण भी उसको दिए हैं, यानी मौके पर चौका लगाना। नेपाल के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यही कर रहे हैं, जो 2019 में नेपाल की यात्रा में गए और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। तो नेपाल जो हमारा बहुत ही करीबी दोस्त था, साथी था, वो अब चीन के साथ लगभग चला गया है। और इस बीच एक और दोस्त, बहुत पुराना दोस्त, जिसका जन्म ही भारत की वजह से हुआ, उस पर भी नजर डाल लेते हैं, यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश का नक्शा आप देख रहे हैं, ये एकदम पश्चिम बंगाल, मेघालय, आसाम और ये त्रिपुरा, मिजोरम सबसे घिरा हुआ, और पास में म्यांमार यानी पुराना बर्मा जो है, ये आप बांग्लादेश को यहां पर देख सकते हैं। बांग्लादेश का जन्म ही भारत की वजह से हुआ। 1971 में भारतीय सेना की जाबाजी और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके साहस और दूरदृष्टि से पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। वरना इधर भी पाकिस्तान, ये आप देख रहे हैं, और इधर भी पाकिस्तान था, जिसे अब हम बांग्लादेश कहते हैं। तो दोनों ओर पाकिस्तान था, लेकिन 1971 में ये 2 टुकड़ों में बंट गया और बंगाली अस्मिता एक नए देश के रूप में दुनिया के सामने चमकी, जिसका नाम था बांग्लादेश। बांग्लादेश में बहुत से राजनीतिक उतार चढ़ाव हुए, लेकिन भारत के सहयोगी के रूप में उसकी गणना होती रही है। पर पिछले दिनों शेख हसीना की सरकार जब चली गई एक विद्रोह के बाद, तो वहां स्थिति बदली, नई सरकार आई और शेख हसीना भारत आ गई शरण लेने, जो नई सरकार की नज़र में अब अपराधी हैं। वहाँ पे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था छोटे छोटे बैंकों के काम के लिए, उनके नेतृत्व में सरकार है और वो पूरी तरीके से चीन के साथ खड़ी हो गई है। ये भी 1 जून को वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। इस सम्मेलन में 150 से अधिक चीनी निवेशकों और व्यापार प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये 10 महीने में चीनी व्यापारियों का सबसे बड़ा सम्मेलन था जो बांग्लादेश में हुआ।
इसमें चीनी कंपनियों ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकी में $2 अरब के नए निवेश की घोषणा की। यानी बांग्लादेश को एक बड़ा पैकेज चीन की ओर से मिलने जा रहा है। दरअसल अंतरिम सरकार ने चीन के साथ सहायता और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है। चीन ने बांग्लादेश में 2010 से ही अपना निवेश बढ़ाया। $2.48 अरब का पायरा कोयला पावर प्लांट और चट्टोग्राम बंदरगाह जो है, चटगांव जिसे हम कहते हैं, वो भी चीन द्वारा विकसित किया जा रहा है। यानी यहाँ पर जो अभी पहले हमने आपको नक्शा दिखाया था, अगर आप यहाँ देखें तो चटगांव बंदरगाह तक चीन के आने का मतलब है कि एकदम करीब, भारत के बिल्कुल करीब। बांग्लादेश का कुल जो बाहरी कर्ज है वो $101.4 अरब का हो चुका है। इसमें 14.8% जो कर्ज है वो चीन का है। चीन ने बांग्लादेश को 2 पनडुब्बियां भी बेची है। चीन का दरअसल एक तरीका भी है कि खूब कर्ज दो और फिर कर्ज के जाल में फंसा लो, जैसा उसने श्रीलंका के साथ किया, जिस पर अभी हम बात करेंगे। बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट नीति थी उसको कमजोर कर रहा है। पर सवाल वही है कि भारत अपने इस पुराने सहयोगी को वापस कैसे ला पाएगा। अब जरा एक और देश, भूटान की ओर नजर डालिए। भूटान एकदम यहाँ पर, यानी जो चिकन नेक जिसको कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल को जोड़ता है बांग्लादेश के करीब से, वहीं पर है डोकलाम, जहां पिछले दिनों कैसे झगड़े हुए थे ये आपको पता ही होगा। भूटान भारत का करीबी सहयोगी है। ये रहा भूटान। ये चीन भी यहां अब अपनी पैठ बना रहा है। डोकलाम विवाद की आपको याद होगी, 2017 में एक बड़ा विवाद हुआ था जहां पे चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों में एक तरह से मुठभेड़ हुई थी। ये तकनीकी रूप से डोकलाम जो है वो भूटान में है, लेकिन ये बिल्कुल करीब है जिसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। तो यहां से पश्चिम बंगाल की ओर से ये पतला सा रास्ता आता है बांग्लादेश, और इसके बीच में एक चिकन नेक बनता है, और यहां पर चाइना है। तो यानी ये जगह रणनीतिक सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पर जो पूरा ये इलाका है, ये चिकन नेक है, इससे जो हमारे भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं ये भी जुड़ते हैं। और यहाँ पे सड़क निर्माण 2017 में चीन ने शुरू किया था, जिसे भूटान ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना था। भारत ने भूटान के समर्थन में अपनी सेना भेजी थी, जिसके बाद 72 दिनों तक वो सेनाएं आमने सामने थी। अंत में दोनों पक्ष पीछे हटे, लेकिन चीन ने डोकलाम में सैन्य ढांचा और सड़कें बनाना जारी रखा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं सैटेलाइट की, यहाँ पर चीन ने गांव बसाए हैं। भूटान में 22 गांव, माफ करिएगा, इसी क्षेत्र में बसाए हैं, जिनमें 7 गांव 2023 के बाद बने हैं। ये गांव डोकलाम और बेयुल खेल पाजोंग जैसे विवादित क्षेत्रों में है, यानी जहां पर दावा है, चीन का अपना दावा है, भूटान और भारत का अपना दावा है। चीन ने भूटान को उत्तरी क्षेत्रों के बदले डोकलाम देने का प्रस्ताव दिया है, जो भारत के लिए खतरा है। यानी भूटान अब चीन के साथ भी मैत्री करने की कोशिश कर रहा है। भूटान की दरअसल एक विशेष परिस्थिति है। 1949 के भारत भूटान मैत्री संधि, जिसमें 2007 में थोड़ा संशोधन भी हुआ, उसके तहत भूटान की जो सुरक्षा है उसमें भारत सहयोग करता है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है और उसकी जल विद्युत परियोजनाओं में भारी निवेश करता है। पर अब भूटान भारत पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और चीन के साथ पेंगे बढ़ा रहा है। उसके साथ जो सीमा वार्ता के लिए उसने 3 चरण के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। जाहिर है वो चीन के करीब अगर जाता है और चीन वहां पर भी आ जाता है परियोजनाओं के नाम पर, तो भारत के लिए ये चिंता काफी बढ़ जाएगी। और अब एक और देश जो कभी बर्मा कहलाता था, यानी म्यांमार। आप ये देख सकते हैं, ये नक्शा, भारत, यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान, ये बांग्लादेश, और जो ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के, उनसे सटा हुआ है म्यांमार। ये म्यांमार है, इसको आप देख सकते हैं। तो म्यांमार
और भारत के बीच काफ़ी गहरे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव रहा है और भारत ने म्यांमार के बौद्ध स्थलों के विकास में सहायता भी दी है। भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1643 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा है और 725 किलोमीटर की समुद्री सीमा है, यानी यहाँ पर। और ये जो पूरा पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये पूरी तरह से म्यांमार से सटे हुए हैं और म्यांमार की सीमा से लगे इन क्षेत्रों में कई उग्रवादी समूह भी सक्रिय रहते हैं, जिसकी खबरें बीच बीच में मिलती हैं। इनसे निपटने के लिए भारत और म्यांमार के बीच संयुक्त सैन्य अभियानों का आयोजन कई बार किया गया है, जैसे ऑपरेशन सनशाइन। लेकिन म्यांमार में चीन ने क्याओ कप्पू बंदरगाह और न्यू यांगून प्रोजेक्ट में $1.5 अरब का निवेश किया है। ये है क्याओ कप्पू पोर्ट और ये है यंगून, यानी यहाँ पर। अब आप सोचिए, चीन अगर यहाँ पर बैठ जाता है तो कोलकाता से कितनी दूरी है, और यहाँ बांग्लादेश, यहाँ पर इसके बंदरगाहों पर चीन। ये बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में भारत की नौसेना के लिए चुनौती बन सकते हैं। म्यांमार की कुल बाहरी कर्ज $10 अरब है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी बढ़ रही है। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह और इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग में भी निवेश किया है, यानी ये चीन से जो सड़क है वो अब इधर भी जाएगी, जैसा उसका BRI का पूरा प्रोजेक्ट है। तो वो पूरी दुनिया के एक बड़े हिस्से को जोड़ने की परियोजना चला रहा है। चीन का प्रभाव म्यांमार में बढ़ रहा है। हालांकि जो म्यांमार के अस्थिरता है उससे अभी उतनी गति उसे नहीं मिली है, लेकिन इससे भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है वो कमजोर हो रही है। और अब एक और पुराने साथी, श्रीलंका। ये श्रीलंका का ये नक्शा, हमेशा भारत का नक्शा जब भी आप बनाते हैं उसके नीचे एक बूंद की तरह श्रीलंका आपको नजर आता है, लेकिन इसका बहुत ही सामरिक महत्व है। और यहाँ का ये हम्बनटोटा बंदरगाह है जहां पर चीन पहुंच चुका है। और श्रीलंका में जो चीन की रणनीति है उसे डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी का उदाहरण माना जाता है, यानी कर्ज के जाल में फंसाकर अपना फायदा उठाना। 2017 में श्रीलंका ने इस हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लीज पर चीन को सौंप दिया, क्योंकि वो $1.2 अरब का चीनी कर्ज चुका नहीं सका था। श्रीलंका का कुल बाहरी कर्ज $61 अरब है, जिसमें से $8.54 अरब सिर्फ चीन का है। चीन ने मट्टाला राजपक्षे हवाई अड्डे और कोलंबो पोर्ट सिटी में भी निवेश किया है। ये आप देख सकते हैं, तब्दीली हो रही है, लेकिन इनका आर्थिक रिटर्न उतना हुआ नहीं है। 2022 के आर्थिक संकट में भारत ने श्रीलंका को $4 अरब की सहायता दी, लेकिन 2024 में नई सरकार जो आई NPP की, उसने चीन के साथ रक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ाया। NPP के नेता अनुराग दिसानायके ने चीन को सबसे भरोसेमंद आर्थिक साझेदार बताया है। हम्बनटोटा भारत के दक्षिणी तट से सिर्फ 200 नॉटिकल मील दूर है और इसका सैन्य उपयोग भारत के लिए, ये जो यहाँ पर ये पोर्ट है, ये भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। श्रीलंका में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत की समुद्री सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। क्या भारत इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रख पाएगा अगर इस तरह से चीन का हर तरफ हम बोलबाला देखेंगे? तो ये चीन की एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति भी है, जिसके तहत भारत के समुद्री और स्थलीय मार्गों को वो घेर रहा है, जैसे ग्वादर बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह, म्यांमार का क्याओ कप्पू और चट्टग्राम बांग्लादेश का। इन सब जगह इन बंदरगाहों में चीन भारी निवेश कर रहा है और भारत को एक तरह से इन बंदरगाहों की लड़ी से वो चुनौती दे रहा है समंदर में। वैसे भारत और चीन ने संबंध सुधारने की काफ़ी कोशिश की थी। जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो कुछ ही महीने के अंदर चीन के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को बाकायदा भारत आमंत्रित किया। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती के तट पर झूला झुलाया, लेकिन चीन ने पेंगे दूसरे देशों की ओर बढ़ाई और भारत के झूले की रस्सी काट दी।
ये भारत की विदेश नीति और कूटनीति की असफलता भी है कि वो पड़ोसियों को चीन के पाले में जाने से रोक नहीं पाया और उनके साथ अपने रिश्ते खराब होने की उसने परवाह नहीं की। वैसे भारत ने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियां बनाई थी, जिसके तहत बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में निवेश भी किया। जैसे श्रीलंका को $4 अरब की सहायता, मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में $500 मिलियन और बांग्लादेश में $8 अरब की क्रेडिट लाइन। लेकिन चीन का 48.1 अरब का कर्ज पड़ोसियों को भारत के $9 अरब की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली साबित हो रहे हैं। श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भी इस बीच बढ़ी हैं। नेपाल और भूटान में भी चीन की पैठ भारत के लिए चिंता का विषय है। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत की लोकतांत्रिक और सेकुलर राज्य के रूप में जो छवि थी, उसको धक्का लगा है, वो कमजोर हुई है। अब भारत की आर्थिक रूप से कोई जब स्थिति नहीं थी तो वो गुट निरपेक्ष देशों का नेता था, सैकड़ों देश उसके पीछे थे। और आज जब वो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है तो पड़ोसी भी दूर हो रहे हैं। असफल विदेश नीति और कूटनीति के रहते चीन के इस मकड़ जाल का मुकाबला होगा भी कैसे, ये सबके सोचने की बात है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें, जिसका पता डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.